क्वेश्चन 1। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था विद ए सिंपल फैक्ट कि सारी रेज जो आएंगी वो पेरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन फॉलो करेंगी। मतलब वो सारी की सारी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी और पास में होंगी या छोटा एंगल बनाएंगी। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इस तरह से एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, पोल, और ये मतलब सेंटर यहाँ कहीं मान लो। तो अगर एक लाइट कुछ इस तरह से आती है जो नियर द प्रिंसिपल एक्सिस ना हो, तो बेटा आपको बताना है उस केस में, अगर ये सेंटर पे, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ बेटा। मैंने बोला डायरेक्शनल अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अब नॉर्मल बेटा, सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करती है, सीएम विल बी नॉर्मल टू मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जो आप रेडियस बनाते हो वही नॉर्मल होता है। अगर एक रे ऑफ लाइट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ नॉर्मल, देन कैलकुलेट फोकल लेंथ अगर तुम्हें रेडियस आर पता है तो। क्वेश्चन शायद आपको समझ आ गया बेटा। जे मीन्स में और नीट में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, अदरवाइज जे एडवांस में ये कॉन्सेप्चुअली आएगा। आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, निकालो बेटा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, नहीं तो मैं करके दूंगा। नो पेरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेट फोकल लेंथ। और वैसे ये रिजल्ट आप लोग को बेटा याद रहना चाहिए। एक बार आज कर लेना, उसके बाद इसे याद कर लेना बेटा। बेटा रे ऑप्टिक्स की रिवीजन करते वक्त आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि साइन कन्वेंशन को कैसे पुट करते हैं, एक बार आप रिवीजन कर लेना। वहीं पे बच्चे बेटा ज़्यादा अटकते हैं हमेशा। बेटा देखो, एक चीज़ याद रखना, कॉन्फिडेंस और सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा दूर लेके जाते हैं। आप सिर्फ कॉन्फिडेंस और सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर पक्का आएगा। सपोज एक बच्चे ने इसे एग्जाम में आए क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया होता, वो क्या करता बेटा कि सर आर है। बेटा देखो, सीएम लेंथ भी आर होगी, सीएम लेंथ भी आर होगी। बेटा आपको ये तो पता है ना, ये एंगल थीटा होगा। मिरर सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, बेटा आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा। बेटा क्या आपको ये थीटा दिख रहा है?
Yes. आई होप बेटा इतनी सिंपल सी ज्योमेट्री सबको आती हो कि ये भी थीटा होगा। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एफ है ना, तो इस डिस्टेंस को आप वाई मान लो। चलो अगर तुम बताओ ये डिस्टेंस वाई है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ये एफ एम सी। अगर मैं इसको एफ समझ लूँ कोऑर्डिनेट, तो ट्रायंगल एफ एम सी आपको आइसोसेलेस दिख रहा है कि नहीं? Yes. अगर ये आइसोसेलेस है तो ये वाई है तो ये भी वाई होगा। Yes. Yes. ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो ये लेंथ कितनी होगी? कॉमन सेंस से ये r/2 होगी। हाँ या ना? ये ज्योमेट्री क्वेश्चन है बेटा, ये कहीं भी रे ऑप्टिक्स का टफ क्वेश्चन नहीं है। इट इज सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। और बेटा मैं बता रहा हूँ हर वो बच्चा जो फिर से कन्वेंशनली क्वेश्चन सॉल्व करता है, जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड वो खुद करता है, तो बेटा वो अपना 20% मार्क्स बढ़ा लेना। जो बच्चा ऐसा खुद से करता है, जो बच्चे लॉजिक आने पे रुक जाते हैं ना, वो अपने मार्क्स घटा ले। टॉप रैंक आपके लिए नहीं बनी है तब, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन सारी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जितनी भी लेंदी इक्वेशन चल रही है, अप्रोक्सीमेशन लेना है तो खुद से ले रहे हो, तब तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे बेटा। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ वाई कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल के हिसाब से? बेटा वाई बताओ कितना आ जाएगा? अगर ये r/2 है तो वाई विल बी r/2 cos theta. वाई हमारा r/2 cos थीटा आएगा रे बच्चा। R/2 sec theta. मैम सर r/2 sec थीटा। ठीक है, वाई हाइपोटेन्यूज टाइप का है ना बेटा, तो बड़ा होगा। r/2 अपॉन r/2 अपॉन cos थीटा बोल सकते हो, या तो r/2 cos थीटा। अगर एक लाइट थीटा एंगल पे आई है और वो पेरेक्शियल नहीं है, अगर वो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है। हाँ बेटा, पर इतना सिंपल सा आंसर है बेटा कि सर फोकल लेंथ हमारा आएगा, फोकल लेंथ विल बी, देखो पोल से सेंटर की दूरी r होती है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा r-y। यानी हमारा आंसर बस इतना सा था, r/2 बाई cos थीटा। बेटा ये समझ आ गया आपको? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. Sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। Yes, sir. बेटा थोड़ा कॉन्फिडेंस कैरी करो, क्वेश्चन अपने आप होंगे। हाँ बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताओ। आपको प्रिज्म राइट एंगल प्रिज्म दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। कंडीशन पे आया करो, हमेशा ये सोचो पूछा क्या गया, डायरेक्टली उस पे जंप किया करो। सरफेस पीआर पे तुम्हें टीआईआर दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
बेटा आंसर आया इसका? सर ए। ये आया बेटा? यस सर। अच्छा गुड, सही है बेटा। बेटा बाकी बच्चे को भी आया? बेटा आप लोग सोल्यूशन चाहते हो या आप लोग कर रहे हो? सर 1 मिनट और। ठीक है बेटा, आप टाइम ले लो, पर प्लीज़ खुद से अटेम्प्ट करो। कनिका का आंसर डी आया है। बेटा आंसर ए है शायद। बेटा कार्तिक, यस सर। एक बार आप एग्जैक्ट प्रोसीजर बताओ, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ। सर मतलब दोनों उस पे, दोनों पी क्यू और पी आर सरफेस पे सर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और हाँ सर फिर मतलब वो जो एक ट्रायंगल बन रहा होगा सर उसमें एंगल सम फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो बेटा हम लोग करते हैं। ऋषि का भी आंसर मैच किया है। मान लो ये एंगल ऐसे अल्फा से आता है। बेटा हम कहाँ से आ रहे हैं बेटा? रेयर टू डेंसर ना, यस टू रूट टू है, तो हम कहाँ मुड़ेंगे? हम सीधे तो जा नहीं सकते, हम टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ जाएंगे। यस तो बेटा ये नॉर्मल थी, हम थोड़ा ऐसे बेंड हो गए, हम ऐसे जाएंगे। हमको ये एंगल थीटा निकालना है, बट यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ लगा सकते हैं? सेल्स लॉ लगा सकते हैं। ये एंगल अगर हमारा आर है, तो बेटा देखो क्या लगेगा, 1 × साइन अल्फा इक्वल टू म्यू। म्यू यहाँ का दे रखा है सर रूट टू। √2, यानी म्यू इंटू साइन R1 लिख लेते हैं, साइन R1। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई बेटा। अल्फा की वैल्यू दे रखी है क्या? यस सर। सर लास्ट लाइन में अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 45 पुट कर दो बेटा, कितना आ रहा है बेटा बताओ? सर R1 30 डिग्री है। साइन R1 1/2 आ जा रहा है, R1 हमारा 30 डिग्री आ जा रहा है। अब अगर R1 30 हो गया, और वो क्या कह रहा है कि इसमें पी आर सरफेस, ये पी आर है ना, इस पे हमें टी आई आर चाहिए। बेटा अगर हमें इस सरफेस पे टी आई आर चाहिए, तो तुम बताओ अगर ये R1 30 आया, बेटा ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा? अगले सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्योंकि ये नॉर्मल बनेगा अगले सरफेस के लिए।
बेटा अगर ये 30 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा? ये वाला तो वो तो हम निकालेंगे ना सेल्स तो लगा के। ये स्नेल्स तो लगाओगे। अच्छा देखो, इसको x मान लिया। नहीं, इसको हमें थीटा निकालना है ना बेटा। देखो, अगर हम कोई भी लॉ लगाते हैं, दिमाग में तुम्हारे वेरिएबल चलने चाहिए। अगर मान लो मैं फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा चुका हूँ, मैं दूसरे पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही अननोन सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं सबको थीटा के टर्म में लिखूंगा जो मुझे निकालना है। क्या आप मेरी बात समझे बेटा? यस सर। मान लो हमें R1 30 डिग्री आ चुका है। अब बेटा अगर हमारा R1 30 आ चुका है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमारा जो थीटा होगा जो हमें निकालना है, चलो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मुझे TIR चाहिए, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए TIR की? भाई ये ग्रेजिंग इमरजेंस वाले से बड़ा होना चाहिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मान लो ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है 90 डिग्री पे, तो 1 इंटू साइन 90 यानी 1 इक्वल टू एक्स यानी साइन एक्स इंटू √2, और फिर हमें एंगल एक्स उससे बड़ा रखना होगा। बेटा ये कंडीशन आई, और देखो हमें एक्स इन द टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए। बेटा ये थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला एंगल सर x45 क्या? सर x45 डिग्री आ रहा है। x45 आएगा बेटा। ये वाला एंगल कितना है आपका, ये बताओ। वो टोटल 180 डिग्री, एक 90 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट विल मेक इट 90 प्लस थीटा। अगर ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा हो गया, ये वाला एंगल हमारा R1 30 डिग्री निकल चुका है, तो बेटा ये हमारा इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स होगा, तो हमारा आ गया 90 माइनस एक्स प्लस R1 की जगह लिख दो 30 डिग्री प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 से ये दोनों कट गए। बेटा एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है? सर 45 40। 45 45। 45 तो 45। तो मैंने कोई मिस्टेक की है क्या बेटा यहाँ पे? ये थीटा है, तो बेटा ये 90 माइनस थीटा आएगा अगर ये लाइन स्ट्रेट जा रही है तो, और ये 90 प्लस थीटा आएगा, फिर R1 प्लस ये 180 होना चाहिए। अच्छा 90 माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 30, 90 माइनस एक्स, कहाँ गया बेटा? 30 डिग्री 90 माइनस एक्स, और अगला एंगल 90 प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180। तो बेटा मेरे, सर सही है। हाँ सर वहाँ पे x की वैल्यू अगर 45 रखेंगे तो -15 हो जाएगा, जो उधर जाके 15 डिग्री होती नहीं नहीं, तो यहाँ से एक्स तुम्हारा कितना निकल रहा है? है। सर x तो यहाँ से तो एक्स 30 आ रहा है ना। सर थीटा भी है ना। अच्छा थीटा भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, मैं कुछ और सोचने लग गया था, माय बैड कुछ और। हाँ, तो बेटा हमें कितना मिला? थीटा माइनस एक्स इक्वल टू हमें मिला 30 डिग्री, नहीं -30 ना, सॉरी, एक्स माइनस थीटा हमें 30 मिला, एक्स माइनस थीटा हमें 30 डिग्री मिला। अब यहाँ पे अगर हम एक वेरिएबल में करना चाह रहे हैं, तो मैं एक्स की जगह थीटा लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा बेटा। यस साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 है, तो हम थीटा की जगह लिख देंगे x will become
sin थीटा प्लस 30 इक्वल टू 1/√2। तो थीटा बेटा 15 डिग्री आ जाएगा। सॉरी बेटा, क्वेश्चन थोड़ा इजी था तो मेरा दिमाग इस पे मन नहीं कर रहा था लगाने का। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं और देखते हैं कैसे बच्चों को कॉन्सेप्ट कोरिलेट करने चाहिए। आओ थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप थ्योरी पढ़ लो। मैं इसकी थोड़ी सी साइज छोटी करता हूँ वरना ये दिख नहीं रहा है व्यू में। शायद अब विजिबल हो जाएगा। बेटा आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है कि और थोड़ा बड़ा करूँ? यस सर, सर दिख रहा है। दिख अच्छा रहा सुनो, है। आप डायग्राम से सोचो बस, लैंग्वेज जो लिखी है इस पे ध्यान मत दो। जो एक एरो बना है वो ऑब्जेक्ट है, जो एरो बना है वो ऑब्जेक्ट है, उसके सामने एक लेंस है और एक मिरर टिल्टेड है। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा ये जो पीरियड है ना इसमें अनसॉल्व्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। तुम मॉक की प्रैक्टिस उस फॉर्म में करो जिसमें तुम्हें एग्जाम लिखना। नीट का बच्चा नीट के हिसाब से, जेईई मेंस के हिसाब से जो टारगेट ले रहा है जेईई मेंस के हिसाब से, जो जेईई एडवांस का टारगेट ले रहा है जेईई एडवांस के हिसाब से। लेकिन प्लीज इस पीरियड में जब तुम पे कोई डेडलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअली अटैक करो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करो। हाँ बेटा बताओ, कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन के लिए? आपको फाइनली पूछा क्या गया है वो आइडेंटिफाई करो। ऑब्जेक्ट देके, दो एक लेंस देके, एक मिरर देके, दे हैव फाइनली आस्क्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। कोई क्वेश्चन कितना भी टफ दिखता है, अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बैठे रहते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है बेटा, और ये क्लास 10th में पढ़े हुए छोटे से कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। बेटा हमेशा ना फॉर्मूला लिस्ट अपने पास रखो रे ऑप्टिक्स में, लेकिन जब तक खुद से अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं करोगे फॉर्मूला लिस्ट काम नहीं आएगी। पहले वन लेंस एट ए टाइम लो। अगर आपको याद भी हो कि मैंने ऑप्टिक्स में आप लोगों को क्या सिखाया था, कितना भी ज़्यादा सिस्टम हो, जहाँ अटको पहले लॉ लगाओ फिर दूसरे पे लॉ लगाओ। जितनी मतलब ऐसा सोचो कि एक जगह से लाइट को लेना है और बाहर तक छोड़ के आना है, और जितनी जगह मौका मिले लॉ लगाते रहो जो भी तुमने पढ़ा है। अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक लेंस आया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दो ना इस लेंस से, बाकी बाद में देखेंगे, वन थिंग एट ए टाइम। तो बेटा अगर लेंस के हिसाब से देखोगे तो ये क्लास 10th का बच्चा भी स्टार्ट तो कर ही देगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया बेटा लेंस के हिसाब से? -50 है। देखो ओरिजिन यही बना रखा है, पोल पे लेते हैं। थिन कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है तो हम अपने फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ दे रखा है बेटा, फोकल लेंथ कितना होगा बेटा? ये सब बेटा आपको याद होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यू एफ ले लिया। बेटा वी निकाल के मुझे आंसर बताओ, क्योंकि कैलकुलेशन तो बेटा आपको ही करनी है। बताओ व्हाट विल बी द आंसर? तो इमेज 75 सेंटीमीटर पे आ रहा है। आप लोग बताओ बेटा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा आपके सामने। जी सर, सर यस इमेज सर, से 75 सेंटीमीटर से। 75 पे आ रहा है एग्जैक्ट। जी सर। यस सर, अच्छा ठीक है। तो अगर इस डायग्राम बेटा +75 ना, यस सर, मैं यस हाँ हाँ। सर। क्वेश्चन, तो यहाँ से +75 करोगे तो 50 पे तो यही पड़ गया, तो 25 कहीं यहाँ कहीं पड़ेगा बेटा इमेज। ये फाइनल इमेज नहीं है। अगर मिरर नहीं होता वहाँ पे, ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर दिया है, अगर ये नहीं होता तो इमेज वहाँ बनती I1 पे। ये बात समझ आ गई? और ये दूरी आप लोगों ने 75 सेंटीमीटर निकाल दी। अब बेटा इतने आलसी थोड़ी ना हो जाओगे कि तुम ये फॉर्मूला भी ना लगाओ। यहाँ तक सब समझ आ रहा है? यस सर, ठीक है। अब अगर उस मिरर को मैं देखूं
अगर इस मिरर को मैं देखता हूँ, अच्छा ये बताओ लाइट एक्चुअली में कहाँ से आ रही होगी? लाइट का डायरेक्शन तो यही होगा ना, यहाँ से कुछ जाएगी, ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, है ना, है ना? तो लाइट का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं ना बेटा? यस सर। चलो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा होने चाहिए तुम्हारे। अगर ये नॉर्मल केस होता, ये कितनी दूरी लिखी है बेटा यहाँ से? थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आप लोग साथ साथ ही कर लो शायद, ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सोचने वाला है। 50 सेंटीमीटर दूर दिया है, तो हमारी इमेज टेक्निकली कितनी आगे होगी? 25 सेंटीमीटर आगे होगी I1। और ये बेटा ये अगले वाले मिरर के लिए किस तरह से एक्ट करेगी बताओ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी कि नहीं? यस सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलो आगे सोचते हैं। मुझे इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है बेटा? नोट थोड़ा बताना, एक सेकेंड। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा इसका बेटा बताओ? अगर आपको इसका रेडियस 100 दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए? सर 50। 50। फॉर्मूला क्या लगाओगे? सर वो R/2 वाला नहीं। अरे नहीं रे पगले, मतलब इमेज निकालने के लिए। अच्छा सर, वो जो स्पेरिकल उस पे जो रिफ्लेक्शन होता था। ये लगा लोगे? बेटा मिरर इक्वेशन लगा लोगे कि नहीं? यस सर। तो मुझे बताओ इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या है? इसको देखो, ये सर +25। वेरी गुड। फोकल लेंथ कितना होगा? सर +50। वेरी गुड। अब इमेज डिस्टेंस कौन निकालेगा? जल्दी से बताओ मुझे। So -50. कितना है बच्चा? अरे ये तो तेज है। -50। सोहम की कैलकुलेशन इंप्रूव। बेटा सोहम ही सबसे पहले बोला है ना? हाँ। अब बताओ ये टिल्ट करने का क्या फायदा हुआ? अगर आंसर -50 है, ये तो कन्वेंशनल दिमाग है। हर बच्चा सोचता अच्छा सर, इमेज अगर यहाँ से फाइनल इमेज अगर इस पॉइंट से -50 पे आई, तो वो तो यही आंसर देता। ये आ गई सर, और कोऑर्डिनेट पूछा है, तो कितने बच्चे 0 0 टिक करने की उम्मीद में रहते हैं ना बेटा? देखो बच्चों का मन ये करता सर यही मार देते हैं, पर तुमने मिरर टिल्ट करके रखा है। कितने एंगल पे टिल्ट हुआ है बेटा ये थीटा कैसे निकालोगे? कुछ सर गणित गणित दी है तुम्हें थीटा थीटा? 30 डिग्री दिया। अच्छा दिया हुआ है बेटा, ये तो और जिंदगी आसान कर दी है। थीटा तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है, मुझे लगा कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट दिया है तो कुछ थीटा निकलवाएगा, नहीं। बच्चों के लिए वो सब कुछ करके देगा। देखो एक बच्चा यहाँ टिक करके आगे बढ़ना चाहेगा और ये पाप है। क्यों? ये मिरर टिल्टेड है भाई। अच्छा तुम बताओ, तुमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्लास 10th में, तो एक ये वाली डेरिवेशन कराई थी टीचर्स ने तुम्हें, या अभी भी की होगी तुमने? 12th वाली जब थ्योरी चल रही थी कि एक मिरर अंकल हैं, ये लाइन आती है, ये रिफ्लेक्टेड वन है, अचानक से एक बच्चा मिरर को टिल्ट कर देता है। अगर मिरर M1 से M2 की तरफ टिल्ट होता है थीटा एंगल, तो रिफ्लेक्टेड भी कितना एंगल टिल्ट होती है बेटा बताओ? सर 2 थीटा। 2 थीटा। बहुत बढ़िया, 2 थीटा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम बच्चों को आता है कि अगर कभी भी हम मिरर को मोड़ते हैं जिस फैशन में, सपोज हमने क्लॉकवाइज किया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही मूव कर जाएगी ट्वाइस एंगल से। तो ये कॉन्सेप्ट मान लो आपके पास है। आपको सिखाया है कि कभी भी कोई अच्छा एग्जाम हो तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बनता है, वो कॉन्सेप्ट मिक्स करते हैं। देखो C1 मतलब तुम्हें लेंस आता था, C2 तुमको मिरर आता था, और C3 तुम्हें मिरर की टिल्टिंग से होने वाला इफेक्ट समझ आता है कि वो अगर मैं इसको थीटा से मोड़ूंगा तो वो 2 थीटा से मुड़ जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस। तो चलो मैं तुम्हें रे डायग्राम में फॉर्म में थोड़ा समझाता हूँ ये 2 थीटा का मतलब क्या है। अभी मैं तुमसे ही सॉल्व कराऊंगा, अभी पूरा सॉल्व हुआ नहीं है बेटा। एक लेंस था, एक लाइट तो सीधे आती जो पोल से पास कर रही है,
अब ये मिरर तुमने थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया। अब बेटा एक्चुअली में बताओ, ये लाइट आई जो थीटा एंगल पे तुमने ये कर दिया, तो इससे जो रिफ्लेक्टेड जाती वो कितना, इसके थीटा मुड़ने से ये रिफ्लेक्टेड वाली कितनी फर्दर मूव कर जाएगी, मेरी बात समझे तुम? अगर ये तुमने मिरर को, बेटा उसी डायग्राम में देख लेते हैं, मैंने गंदा डायग्राम बना दिया, यहाँ पे आ जाओ। अगर मैंने मिरर को थीटा मोड़ दिया है तो ये कितना मुड़ जाएगा बेटा, जो रिफ्लेक्टेड जाएगी वो 2 थीटा मुड़ेगी। मेरी बात समझे बेटा? Yes, sir. सर यहाँ पे वो थीटा उसका नहीं लगेगा क्या? क्या बेटा हाँ, जो बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस? यस नहीं 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 बेटा, जरा ऐसे सोचो, ये मिरर ऐसे होता तो ये लाइट ऐसे जाती है ना, ये वाली कोई और लाइट ऐसे जाती जो बेंड हो रही होती, फिर ये उसको ऐसे भेज देता, फिर इनको हम पीछे करके मिला लेते। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? यस तो अब अगर हमें इमेज मिलेगी, या एक काम करो, मैं तुमको थोड़ा सा ना डायग्राम बना ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत हौच पौच हो गया है, इसको मैं क्लियर करूँ, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ। रुको, नीचे 10 सेकंड का पेशेंस और रख लो। अभी मान लो तुमने मन में आया कि सर पहला लेंस इज ओके, हमने इस सिस्टम के लिए सॉल्व किया, अभी तक हमने इस सिस्टम के हिसाब से सॉल्व किया, लेकिन अगर हमारा मिरर कुछ इस तरह से टिल्टेड रहे, मेरी बात देख पा रहे हो बेटा? हमने यस इस मिरर के लिए सॉल्व किया, बट हमारा मिरर इस तरह से टिल्ट हो गया। बेटा इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड रे मिलती है ना, मिरर से इमेज कब बनती है? जब 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलती है। ये बात समझे? यस सर M1 के हिसाब से इमेज यहाँ बनी थी, तो ये जो M2 हमने मोड़ा है, हमने, अच्छा तुमको ये बात तो समझ आ रही है ना बेटा, कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है 30 डिग्री है, तो मिरर कितने एंगल से मुड़ा होगा? देखो बेटा यस यहाँ, ध्यान से देखो बेटा, मिरर को अगर मुझे सीधा करना है तो मुझे कितना एंगल करना पड़ेगा? थीटा उसको क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो सीधा हो जाएगा ना मिरर। यस मैं यही बोल दूं मिरर थीटा से मुड़ मुड़ गया है, पहले ज़िंदगी आसान थी, मिरर ऐसे था, फिर मेरे मन में कुछ आया, मैंने मिरर को ऐसा मोड़ दिया, तभी तो ये लाइन 30 डिग्री बना रही है। यस तो अगर तुम बहुत फोकस्ड होके देखोगे तो तुम्हें ये बात दिखेगी कि सर टेक्निकली मिरर को मोड़ दिया गया है 30 डिग्री से। तो अब मिरर को जब 30 डिग्री मोड़ोगे बेटा, तो जो इमेज बनेगी वो उस रिफ्लेक्टेड से बनेगी जो 60 डिग्री मुड़ गया होगा। तो अगर M1 से इमेज यहाँ बन रही है, तो M2 से बेटा इस लाइन से ये 30 था, तो जो इमेज बनेगी वो 60 डिग्री वाले पे बनेगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई बेटा? सर एक और बार। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। बेटा एक सीधा मिरर लिया तुमने, ये लेंस और सीधा मिरर, और तुमने बोल दिया कि सर ये 2 लाइट रे जाती, अब थोड़ा भावनाओं से समझ लेना, कि सर ये 2 लाइट रे गई, यहाँ पे ऐसे गिरी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके यहीं मिल गई। ये है असली रे डायग्राम। अगर यस सीधा होता तो डोंट वरी बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में दिमाग लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस देना पड़ता है। बच्चे हिट एंड ट्रायल से भी करके आते तो हो जाता उनका, बस उनको ये पता होना चाहिए था कि टिल्टिंग का इफेक्ट होता है। मैंने तुमको बताया कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो उन्होंने डेटा ऐसे जानबूझ के डिजाइन किया कि बच्चा अगर सीधा मान के करे मिरर को, तो वो किसी भी तरह सॉल्व करे, ये करके यहाँ मिला देना। ये था हमने जो किया, ये बनती I1 और ये फाइनल आई। यहाँ तक समझ आया बेटा? यस अच्छा ठीक है। अब बेटा अगर मैंने मिरर को ऐसे टिल्ट कर दिया है, तो ये जो एक तो सीधी चली जाएगी हमेशा लाइट। बेटा यहाँ हजारों लाइटें आती हैं, एक सीधी भी जा रही है, मेरी बात समझना।
हमें यस भी 2 लाइट रहनी रहती है, तो एक लाइट तो सीधी गई, तो ये ऐसे हो गई। लेकिन अगली वाली लाइट जब मिरर 30 डिग्री से मुड़ गया, तो वो लाइट भी ऐसे भागेगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो 60 डिग्री से बेंड कर जाएगी इस तरफ। क्या तुम्हें थोड़ी यस यस सर 60 डिग्री से बेंड कर गई? बेटा डायग्राम में अगर मैं इसको 60 डिग्री से बेंड करा दूं, तो ये थीटा है, तो 2 थीटा से बेंड कर गई। तो तुम मुझे इसको ऐसे करके एक चीज बताओ, मेरी बात समझे? इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो इमेज बनाएगी वो इस लाइन से 60 डिग्री बेंड कर जाएगी। अब बेटा थोड़ा सा डायग्राम और ज्योमेट्री के हिसाब से इज्जत करते हुए मुझे बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आप निकाल के दो। बेटा ये दूरी अगर बेटा ओरिजिन ये है तो ये 50 हुआ प्लस 50। यस अच्छा ठीक है, तो ये दूरी कितनी आएगी बेटा, बताओ ज़रा? ये भी 50 होगी। जब ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस की तरह सोचो, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? यार रुको मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। देखो डोंट वरी बेटा, अगर एक बच्चा ना कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा अटैक करता ना, तो वो कॉन्फिडेंस में आंसर टिक कर देता। तुमको ऐसे दे दिया है, 30 डिग्री पे बेंड है ये, तुम्हारी नॉर्मल कैलकुलेशन से इमेज यहाँ बननी चाहिए थी, पर सिंस ये वाला थीटा प्लस ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से बेंड करेगी, ये बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, और ये बना तुम्हारा फाइनल इमेज, एक्चुअल आई, क्योंकि हमने रिफ्लेक्टेड रे को 2 थीटा बेंड करा दिया है। तो तुम बताओ बेटा इमेज के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ये 50 था, तो बेटा ये भी 50 होगा। सर इस इमेज स्ट्रेट लाइन में ही होगी। इमेज स्ट्रेट लाइन बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। थीटा 2 थीटा, मिरर थीटा से मूव किया है तो इस एक्सिस से 2 थीटा आएगा। अच्छा नहीं 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 बेटा, देखो देखो देखो, एक चीज सॉरी, अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि लाइट ऐसे गई तो ऐसे आ जाती। अब मिरर को मैंने थीटा बेंड किया, थीटा, मिरर को अगर मैंने थीटा, एक सेकंड रुको बेटा, देखो ऐसे लाइट ऐसे गई और ऐसे आ गई, यानी ये रिफ्लेक्टेड R1 थी। अब मिरर थीटा बेंड हुआ है, थीटा, दोनों मिरर के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो रिफ्लेक्टेड R2 2 थीटा बेंड होगी, तो ये एंगल यहाँ से लोगे, मतलब मैंने ये वाला एंगल बनाना है। मतलब देखो पहले ये R1 होता, अगर नॉर्मल केस होता, जब मिरर थीटा बेंड हुआ तो ये रिफ्लेक्टेड ओरिजिनल और ये रिफ्लेक्टेड ट्वाइस R2, तो 2 थीटा ऐसे बेंड होती, यानी 60 डिग्री पे बनाओगे, ये एंगल 60 डिग्री लोगे, ना कि 90 डिग्री। ये वाला नहीं, ये वाला लेना था, मतलब ये टोटल 2 थीटा लेना था। अब बताओ बेटा, आंसर बताओ जल्दी। जिसको कॉमन सेंस सोचना है वो सोचता पहले लाइट ऐसे जाती, अब तुमने मिरर को थीटा बेंड किया, याद रखना रिफ्लेक्टेड टिल्ट होती है, तो पहले ये रिफ्लेक्टेड थी फर्स्ट केस में, अगली केस वाली जो रिफ्लेक्टेड जाती वो, मिरर तुमने थीटा बेंड किया तो ये 2 थीटा बेंड होती, R2, और ये मिरर को हमने बेंड कर दिया था। पहले ये नॉर्मल वाले मिरर है और ये मिरर को बेंड किया हमने ऐसे। अब बताओ बेटा, अगर ये 2 थीटा यानी थीटा में 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर बताओ बेटा कितना आएगा? ये अगर 50 है
बेटा अब तो ये ट्रायंगल 50 कैसे आया, मतलब क्योंकि सर जरूरी है, क्योंकि वो मतलब कर्व ही रहेगा जो इमेज है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ सकता। मतलब नहीं समझा बेटा, बोलो। सर जैसे जो आपने ओरिजिन और आई को जब ज्वाइन किया, तो सर वो मतलब आपने एक कर्वेचर बनाया सर, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जोड़ सकता, ट्रायंगल टाइप। ऐसे? हाँ अच्छा बेटा चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले एक काम करो, तुम इसको 50 लो, ये एंगल को 60 लो, ठीक है? अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेट में क्या आंसर आएगा? वाई कोऑर्डिनेट कितना है? क्योंकि हमने 0 0 यहाँ माना था, तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी सिंपली दिस, तो इट विल बी 50 sin 60, और एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 50 माइनस 50 cos थीटा, 50 cos 60, यस। माइनस 50। एक बार आंसर बताना बेटा कितना आ रहा है, एक बार हम लोग आंसर मैच करा लेते हैं, फिर मैं रिप्लाई करता हूँ। वो बेटा यस सर 25,25√3। 25 हाँ सर 25 25√3। अब आंसर में मैच कर लो है कि नहीं, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। 25,25√3 आंसर में है ना बेटा? यस सर। अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ। तुम ये बताओ, लेंस का बिहेवियर तो हमेशा वही रहेगा चाहे मिरर का टिल्टिंग कैसा भी हो, है ना? यस सर। तो लेंस से जो लाइट रे आएगी, लास्ट डायग्राम को देख लो, चलो इस वाले को। लेंस से जो लाइट रे आएगी वो हमेशा, जब तक मैं इस मिरर की लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये सेम रहेगा, है ना? यस बेटा आराम से सोच लो, जब तक मैं मिरर की लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ तब तक मेरे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम बनेगा, फोकल लेंथ सेम है, तो इमेज डिस्टेंस भी तो वही रहेगा ना बेटा। मैं मिरर टिल्ट करता जाऊंगा, हमेशा मुझे इमेज यही मिलेगी। मेरी बात समझे? यस सर। जब मैं u और f को चेंज नहीं कर रहा हूँ बेटा, तो v सेम आएगा ही आएगा। v यही तो है फाइनल इमेज। आराम से सोच लो बेटा, मैं धीरे धीरे मिरर को टिल्ट करता, ये इमेज ऐसे भागती, ये मेरा लेंस था बेटा। हर बार क्वेश्चन सेम नहीं आता है। ये मिरर था इनिशियल वाला, और इमेज फाइनली यहीं पे बन गई थी। अब मैं जैसे जैसे इस मिरर को इस तरीके से टिल्ट करूंगा ऐसे की तरफ, तो ये इमेज ऐसे भागेगी। मेरी बात समझे बेटा? यस सर। तो हमने वही डायग्राम सॉल्व कर दिया है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर। बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़े थोड़े ना सिंपल क्वेश्चन भी करो, और वो सिंपल क्वेश्चन वैसे वाले मत करो कि लाइक जो वैल्यू पुटिंग हो, कॉन्सेप्चुअली अलग अलग। अगर तुम कॉन्सेप्चुअली, जैसे मान लो एक तुम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, तो एक उस पे करो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, तो फिर एक जाके दूसरे वाले पे करो। लो बेटा बताओ। बेटा पेशेंस डेवलप करो। जैसे मैं तुमसे बोला रे ऑप्टिक्स, तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, एससी वर्मा खोल के बैठ जाओ, रफ कॉपी सामने रखो, क्लास नोट सामने रखो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, वन स्टेप एट ए टाइम लगाओ। बस थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आधे पार्ट से अलग हो जा रहा है।
बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सर लेंस मेकर। वेरी गुड। बेटा कुछ नहीं करो, एक बार लेंस मेकर फॉर्मूला सामने लिख के बैठो और पहले इस लेंस को किस तरह से देखना स्टार्ट करो। पहला लेंस कैसा दिखना चाहिए बेटा तुम्हें? इस लेंस को डील करो कि सर पहले लेंस 1 को डील करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें 1.5, इस साइड का रेडियस बेटा कितना आ जाता है? इन्फिनिटी। इस साइड का रेडियस तुम्हें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेटा इस लेंस का फॉर्मूला बताओ, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? किसी बच्चे का आया बेटा? सर 28। 28 सेंटीमीटर बेटा। हाँ सर। बेटा आई होप सब बच्चे बेसिक बेसिक जल्दी जल्दी लगा पा रहे होंगे। इतना तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूला नोट सब बना चुके होंगे। यस R1 की वैल्यू कितनी पुट होगी बेटा? इसके लिए R1 पॉजिटिव पुट करोगे या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। ये तो इन्फिनिटी है, इसके लिए बात ही नहीं करते। 1 बाई इन्फिनिटी 0 होने वाला है। तो ये आ जाएगा 0.5 बाई 14 या सिंपली 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई 28। तो एफ आ गया तुम्हारा कितना? 28। तो तुम मुझे बताओ फर्स्ट लेंथ से इमेज कितनी आएगी, कितनी दूरी पे? तुम फर्स्ट लेंथ को पिक्चर में रखो सर, कि सर फर्स्ट लेंथ है ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है बेटा बताओ? 40। तुमको यू दिया हुआ है, तुमको फोकल लेंथ दे रखा है। तो बेटा जरा फॉर्मूला लगा के बताओ कितना आ जाएगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो बेटा, और चाहो तो तुम कंबाइंड निकाल लो पूरा। पर तुम इसको दो लेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। बेटा यू कितना आएगा बेटा बताओ? यू माइनस, यू तो माइनस। और एफ तुम +28 निकाल चुके हो। तो बेटा वी की वैल्यू बताओ जरा। सर वी 280/3 आ रहा है। वी कितना है बेटा? 280/3। अच्छा प्लस आया कि माइनस आया बेटा? सर प्लस हो। अच्छा ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेंस के हिसाब से पहले नेक्स्ट लेंस का फोकल लेंथ निकाल लो बेटा, कितना आ जाएगा बताओ? अगर नेक्स्ट लेंथ का मैं तुमसे फोकल लेंथ पूछूं तो बेटा कितना आ जाएगा?
सर -28 सेंटीमीटर। अच्छा कितना आ नहीं रहा है? नहीं सॉरी सर -70। -70 आ रहा है बेटा F2। हाँ सर। और बोल दो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। बेटा अर्चना, द्रिजा, बाकी बच्चे, स्मृति, आंसर बोलो बेटा। F -70। सबका आ रहा है बेटा -70? यस गुड। अब बेटा मुझे बताओ अगले लेंथ से क्या इक्वेशन लगेगी? सर, जो V था वो पिछले वाले का U बन जाएगा, मतलब अगले वाले का U बन जाएगा। अच्छा एक बताओ, लाइट तो ऐसे ही चलेगी, हाँ? तो U इस बार कितना बना? तुमने 280/3 बोला ना बेटा? यस सर। तो पहले लेंथ से जहां भी इमेज बनती फर्स्ट लेंथ से, सपोज ये 280/3 दूरी पे बनती, तो अगले के लिए यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अगर सर पॉजिटिव। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? 280/3 पॉजिटिव। फोकल लेंथ कितना है बेटा? तुमने बोला -70। तो बेटा आंसर निकालना, फाइनल वी का कहाँ आ रहा है? फाइनल वी की वैल्यू बेटा कहाँ आ रही है, जल्दी बताओ। सर -280। -280 आ रहा है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, मैं बाकी बच्चों के लिए भी वेट करता हूँ। हम्म। यस सर। बेटा आपको लग रहा है आपका आंसर सही है? सर कैलकुलेशन में तो -280 आ रहा है। अच्छा बेटा, और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा? हाँ श्रद्धा बेटा बताओ आप कैसे कर रहे हो? मुझे अच्छा लगा। बेटा देखो यही अंतर होता है एग्जामिनेशन हॉल में, देयर इज ऑलवेज सम कैच। हर बच्चे को लगेगा कि मैं सब सही कर रहा हूँ, मेरा आंसर -280 आना चाहिए, बट आंसर, करेक्ट आंसर श्रद्धा ने भेजा है सिर्फ। सर जहाँ पे हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, फोकल लेंथ +70 आ रहा है, मतलब R1 तो हो जाएगा 1/∞ माइनस R2 1/14 हो जाएगा। तुम लोगों का F2 -70 आ रहा है क्या बेटा? श्रद्धा के हिसाब से बेटा क्या सारी क्लास एक साथ गलत कर रही है? चलो देखते हैं। F2 कैसे निकाला बेटा तुम लोगों ने, ये बताओ। μ-1 करोगे तो 1.2 -1, और इसका इस तरह से देखोगे तो ये 1/∞ सर R1 और R2 लेने में गलती कर दी F2 के टाइम पे। माइनस, और इसका नेगेटिव। ये तो +70 आ रहा है बेटा। यस सर। श्रद्धा सही बोल रही है, F2 +70 लो, फिर आंसर निकालो उधर। तो एक साथ पूरी क्लास कैसे गलती कर सकती है? नहीं खुद से नहीं कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि बाकी लोग कैलकुलेशन करेंगे। गुड श्रद्धा बेटा। F2 को +70 लेने के बाद क्या आंसर मैच कर रहा है तुम लोगों का? यस सर। सर B आ रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर, श्रद्धा का सही था और शिवांशी ने भेजा, दो बच्चों ने सही भेजा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर। तो बेटा रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में ना एक डर होता है, जब तक तुम अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं करोगे वो डर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, कोई दूरी नहीं कर सकता। कई बच्चे सोचते हैं रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला याद करने से हो जाएंगे, बेटा कभी नहीं होगा। आप फॉर्मूला याद करोगे,
कोई ना कोई साइन कन्वेंशन का कुछ ना कुछ गलती एग्जामिनेशन हॉल में हो जाएगी। बेटा मेरी नीट वाले हर बच्चे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं है। हर 2 दिन में एक फुल लेंथ पेपर दो और पूरे पेपर का एनालिसिस करो। एक-एक क्वेश्चन खोज-खोज के करो। जहाँ से भी नहीं आ रहा है वो थ्योरी जाके सर्च करो। और सेम गोज़ विद जेईई मेन्स और जेईई एडवांस वाले बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखो बेटा, मैं किसी को लेबल नहीं कर रहा हूँ कि इसका जेईई एडवांस निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। क्योंकि मुझे पता है, जो बंदा अपने अंदर से एक बार ठान लेता है कि मेरे को निकालना है, उसका पक्का निकलता है। तो मैं आपको कैटेगराइज़ नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन बेटा जेईई मेन्स मेरी पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है, जो-जो जेईई मेन्स का पेपर लिखने वाला है, वो बेटा प्लीज़ जेईई मेन्स की मॉक थोड़ा रेगुलर कर दो। Consider a concave mirror and a convex lens of focal length 10 centimeter each, separated by a distance of 50 centimeter in air. बेटा ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखो। हम्म, बेटा पहले सिंपल वाला केस कर लो, जब नॉर्मल सेटअप है। बाद में जब किसी लिक्विड में डालोगे तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो वो वाला बाद में करो। बेटा क्या तुम लोग को नॉर्मल केस वाला रिफ्रैक्टिव सॉरी मैग्निफिकेशन आ गया बेटा? M1 निकाल लो बेटा। M1 बताओ जल्दी से, फिर हम M2 की तलाश में निकलेंगे। सर 1 आ रहा है। M2 की वैल्यू M1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? सर 1। ठीक है बेटा। बाकी सारे बच्चों की 1 आ रही है? यस सर। नो सर, नो सर, अभी से कर रहे हैं, हाँ में हाँ आधे मत हुए। मिलाओ, सॉल्व करो ना बेटा। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस मिरर के बीच में फोकल लेंथ दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। चलो बेटा,
अर्चना का भी M1 1 आ रहा है। बेटा आप लोगों ने ध्यान दिया है क्वेश्चन में बड़ी चालाकी से उन्होंने एक चीज छुपा रखी है। इट्स इरेक्ट इमेज formed by this combination has magnification number। चलो अगर मैं मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखूं, लेंथ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? लेंस से तो नॉर्मल V बाई U होता है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा बेटा ये M2 कितना आ रहा है फिर? M2 निकाल लिया किसी ने कि मैं एग्जैक्ट सॉल्व करके तो बताऊं? चलो बेटा मैं एग्जैक्ट सॉल्व कर देता हूँ। हम लोग को क्या क्या डेटा दिया जल्दी जल्दी नोट करते हैं। कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ 10 दिया है तो -10 लोगे, ठीक है। और इसका बेटा इसका फोकल लेंथ कितना आएगा बेटा? सर क्वेश्चन इसका प्लेसन दिया हुआ है क्या? जैसे हाँ ठीक है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 हाँ, तो इसका फोकल लेंथ +10 लोगे। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, अब बेटा एक काम करो, फर्स्ट मिरर को लो और इससे फोकल लेंथ सॉरी इससे मैग्निफिकेशन लिखने की कोशिश करो, तो -V/U। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है मिरर से? -15 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा, लाइट जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो अगर लाइट ऐसे चलेगी, लाइट विल गो लाइक दिस, तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लूंगा माइनस, ठीक है। तो और फोकल लेंथ दे रखी है बेटा, इसको उसमें फॉर्म में चेंज करो, v की जगह मतलब ये वाला फॉर्मूला लिख के f के टर्म्स में निकाल दो। मेरी बात समझ गए? 1/v तो ऐसे तुम्हारा आएगा ना 1/f माइनस 1/u, तो ये कितना आ जाएगा बेटा वैल्यू पुट करने पे? f माइनस यू। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? -v/u में मैंने बस v यहाँ से पुट कर दिया है,
यहाँ से पुट करो तुम्हें आंसर मिल जाएगा इतना। बेटा तुम्हें मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? मिरर के लिए मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू होती है। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो मैंने यहाँ अच्छा समझो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दो तो u बाई वी कितना हो जाएगा? सर लेकिन क्या कहते हैं मतलब इसमें पूरे उसका नहीं इफेक्ट लेंगे फाइनल में जब लेंस वगैरह सब लग चुका होगा? तो तुम डायरेक्टली फाइनली कैसे निकालना चाहते हो बेटा बताओ? सर जैसे मतलब हमने मिरर से एक इमेज बनाई तो सर वो मतलब एक जो सेकेंडरी इमेज होती है उसकी तरह एक्ट करेगी सर, हाँ मतलब बिल्कुल। लेंस के तो लिए। वही 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 तो कर रहे हैं बेटा। मान लो बच्चा पहली बार, मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमेशा एक लॉजिक याद रखो कि मान लो पहली वाली ने मैग्निफिकेशन M1 किया, यस सर। दूसरी वाली ने M2 किया। तो अगर मैं रे ऑप्टिक्स में ऐसा सोच रहा हूँ कि पहली इमेज पहले यहाँ जा रही है लाइट, फिर पलट के इस लेंस पे आ रही है, तो फाइनल M1 इंटू M2 मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात समझ आई? यस सर। तो क्या तो वो दिक्कत है मतलब मिरर और उसमें भी कर सकते हैं लेंस में, या फिर खाली जब दो लेंस दिए हो तभी? दो लेंस? नहीं नहीं, सब में होता है ना बेटा। यस। सिंपल समझो ना। अरे एक पगले एक चीज बताओ, कॉमन सेंस। मैग्निफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है डेफिनेशन वाइज। यस सर। अगर किसी एक की इमेज अगले की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी तो फाइनल हाइट ऑफ इमेज मान लो HI। अब तुम्हें क्या चाहिए? फाइनल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? और यस। ले लेने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये वाला इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता। मेरी बात समझे? यस सर। मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई ही होते हैं, कॉमन सेंस से सोच लो। तो मैंने यस। पहले से मैग्निफिकेशन निकाला, तो बेटा मुझे ये बताओ ये एफ पुट करके कितना आएगा? भाई तुम लोग मुझसे तेज कैलकुलेशन करते हो, जल्दी बताओ। एफ की वैल्यू मिरर के लिए क्या है बेटा? सर -10। -10। तो पुट करो ना यहाँ पे, -10 अपॉन F-10, और यू की जगह हम पुट करेंगे बेटा -15। इस मिरर से मैं -15 दूरी पे हूँ, तो माइनस माइनस 15 यानी +15। तो ये कितना हो गया बेटा बताओ? सर -2। माइनस वी बाई यू कितना था हमारा? -15। ये ऐसे आ रहा है, देखो यहाँ तक पहुँच गए क्या? नहीं सर। आराम से देख लो। अरे बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने F अपॉन F माइनस यू को माइनस वी बाई यू की इक्वेट कर दिया। तो पहले वाले मिरर से मेरा मैग्निफिकेशन आ गया दिस मच। अच्छा ये बताओ, पहले वाले मिरर से मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बेटा? क्या आपको -2 दिख रही है? अरे बेटा, यस सर। कैसे कर रहे हो? ये -10 है, ये -10 + 15 है, तो ऊपर -10 नीचे +5। तो मैग्निफिकेशन फ्रॉम द मिरर इज -2 एंड दैट विल बी इक्वल टू -v बाई यू। अब इससे मुझे बताओ इमेज कहाँ बनेगी? तो -30 पे। हाँ बेटा वेरी गुड। तो पहले वाले मिरर के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो लेंस के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो पहले वाले मिरर से जो मेरी इमेज डिस्टेंस आई, बेटा मैं इतना समझ रहा हूँ कि तुम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो बच्चों। तो V1 तुम्हारा, बेटा अब तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया है मिरर पे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन -v/u। इस पे बस हमने ये फॉर्मूला लगाया है। जिससे चाहो तो तुम जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे समझो, या तो तुम अपने हिसाब से इन दोनों से सॉल्व करो। तुम्हें v की वैल्यू, मिरर से इमेज की वैल्यू -30 मिल जाएगी। बेटा -30 का मतलब
कहाँ गया भाई? लाइट ऐसे जा रही थी तो -30 यहाँ कहीं आएगा? तो इस लेंस के लिए लाइट तो पलट के बेटा ऐसे जाएगी, फिर लाइट ऐसे आएगी, है ना? तो यू की वैल्यू कितनी बनेगी इस लेंस के लिए बताओ? कुछ-कुछ भावनाएँ तो तुम भी समझ रहे हो ना? यस सर। I1 बनी, तो यू की वैल्यू कितनी बनी इसके लिए? सर -20। -20। अब लेंस के लिए फ़ॉर्मूला बताओ मैग्नीफिकेशन में कितना आता है? तो V/U। बच्चा बोल रहा है लेंस के लिए फ़ॉर्मूला V/U होता है। और लेंस के लिए इक्वेशन क्या होती है? 1/v - 1/u = 1/f। तो अगर तुम इसको V/U को U और F के टर्म्स में लिखोगे, क्योंकि देखो ना मुझे फोकल लेंथ पता है, तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ? M2 की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर गया, एक सेकंड बेटा, ये हमको V/U चाहिए, हमने इधर भेजा, उससे मल्टीप्लाई कर दो या V से मल्टीप्लाई कर दो, V/U उधर गया, हाँ ठीक है बेटा। ये आ जाएगी आपकी F/F+U। क्या यहाँ तक साथ हो? यस सर। तो M2 की वैल्यू बेटा, अब ये बताओ, फोकल लेंथ पता है तुम्हें लेंस का, U पता है, तो जल्दी से मुझे M2 निकाल के बताओ, M2 कितना आ गया? मतलब यहाँ पे मैं जो M2 लिखा हूँ बेटा, ये फाइनल M2 नहीं है, ये लेंस वाला M2 है। कितना आया? अरे बच्चा जल्दी जल्दी पुट कर दो। फोकल लेंथ +10 है, +10, U की वैल्यू -20 है, ये तुम्हें -1 दे देगा कि नहीं? अब यस इस कंप्लीट सेटअप से M1 M2 करोगे तो M1 इंटू M2 कितना आ जाएगा? एक था तुम्हारा -2 था पहला वाला केस में ना, और दूसरे वाले केस में -1, तो कितना आया? +2 आया। यानी जब ये किसी लिक्विड में नहीं होगा तो इस सेटअप में मिरर प्लस लेंस मिला के नेट मैग्निफिकेशन यानी क्वेश्चन के हिसाब से M1 विल बिकम 2। यहाँ तक समझ आया? यस सर। ठीक है बेटा। अब क्या चेंज हो जाएगा बेटा? क्या मिरर पे फोकल लेंथ चेंज होती है? ये सब बातें याद रखा करो कॉन्सेप्चुअली। क्या मिरर से फोकल लेंथ चेंज होती है अगर हम पानी में डाल देते हो या लिक्विड में डाल देता हूँ? नो सर। लेंस में चेंज होती है, फोकल लेंथ लेंस की चेंज होती है। तो अगली बार भी जब तुम मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो मिरर की नहीं निकालोगे, सिर्फ लेंस की निकालोगे। और चाहो तो कॉमन सेंस से बताओ बेटा, क्या तुम लोग को फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद है? अगर मैं दो फोकल लेंथ को डिवाइड करूं, किसी भी लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम निकालते कैसे हैं बताओ? सर लेंस का फॉर्मूला यूज लेंस मेकर फॉर्मूले से। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगर बेसिक पे लिख दो तो क्या रेडियस चेंज होगा? नहीं ना। तो अगर मैं दो फोकल लेंथ का रेशियो निकालना चाहूँ तो निकलेगा ही क्या? F1/F2 कुछ इसी तरह से तो आएगा। यस सर। सर μ1 -1 इंटू μ2 -1। बेटा यहाँ तक बल्ब जल रहा है? यस सर। Yes. मुझे बताओ ना, फोकल लेंथ कितना चेंज हो जाएगा? टेक योर टाइम और मुझे बताओ, फोकल लेंथ तो लेंस के लिए चेंज हो जाएगा, वो कितना चेंज होगा? पानी में डाल दे रहे हैं, कितना नहीं, कौन सा किस सेटअप में डाल रहे हैं? मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6। तो बताओ बेटा कितना चेंज होगा? नए वाले को तुम F2 मान लो, पुराना वाला F1 रहने दो। मैं लेंस के ऊपर लगा रहा हूँ बेटा, मैं लेंस का फोकल लेंथ चेंज कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ पूरे सेटअप को लिक्विड में डालने के बाद कितना हो जाता है। तो F2 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहला वाला था हमारा 1.5, और दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 7/6। ये बेटा वैल्यू पुट करो ना बेटा, ये पता नहीं क्यों टीचर से करवाना पाप लगता है मुझे ये सब चीज़ें, वैसे करना चाहिए टीचर्स को भी बेटा।
बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अगर ये पहले वाले सेटअप को तुमने F1 माना है, तो तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले रखा है? बताओ। इसके सर नया एफ आया है 35/2। कितना आया बेटा? 35/2। अच्छा, और ये म्यू2 कितना लोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सर जो फाइनल टोटल नया एफ जो था, हाँ, हाँ। सर क्या कहते हैं वो μ2/μ1 नीचे करते थे ना उसमें, मतलब जब लेंस में का फॉर्मूला हाँ, लेते थे। तो हाँ, अगर तुम बेटा ये समझना कि ये जो तुम निकालोगे, ये रिलेटिव वाला लेना पड़ेगा। यस सर। हाँ, अगर तुम एग्ज़ैक्ट निकालो, तो कम कन्फ्यूज़न होगी कि सर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 से निकालोगे तो कम कन्फ्यूज़न। यस सर। तो मुझे आंसर ही तो बता दो बेटा, मैं तुमसे यही तो बोल रहा हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला सबको आता है, मुझे रेशियो बता दो बेटा कितना। कितना है बेटा आपका F2 बताओ? सर टोटल F2 35/2। बेटा जिन बच्चों को ये चीज़ टफ लग रही है, कुछ नहीं करना था। आपको देखो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना था कि ये R1 R2 चेंज नहीं होता है। हाँ, तो म्यू2 आपको कितना बेटा वैल्यू कितनी दी थी म्यू2 की बताना ज़रा? 7/6 ना? यस सर। नहीं वो नहीं, नहीं, सर उस वो लिक्विड की है, तो मतलब लिक्विड की जहाँ पे वैल्यू μ1 लिखा है वहाँ पे वहाँ 7/। 7/6 पुट करोगे, और ये तो बेटा उतना ही रहेगा, यस सर। लेंथ 1.5। तो म्यू2 की जगह 1.5, म्यू1 की जगह 7/6 इतना पुट किया। ये नया वाला फोकल लेंथ होगा, और पुराना वाला फोकल लेंथ हमारा कितना आया था? हमें दिया वो तो 1/10 दिया था। 1/10 दिया है, और यहाँ म्यू2 की जगह आपको 1.5 माइनस 1/1 इंटू 1/R1 माइनस 1/। यस अब इन दोनों को डिवाइड कर देते, ये दोनों कट जाता, ये दिया हुआ है और ये निकल आता। ठीक है बेटा, मुझे जी उम्मीद है कि जो कार्तिक कैलकुलेशन बता रहा है वो सही होगी। कार्तिक की कैलकुलेशन के हिसाब से F2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताओ? सर 35/2। 35/2। 2। और जब तक याद रखना, जब तक तुम किसी भी लेंस में बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखते हो और अंदर ज़्यादा रखते हो, और इस टाइप का शेप होता है, तो कैसा लेंस बनेगा? कन्वर्जिंग ना? याद आया? यस सर। तो अगर कन्वर्जिंग होगा तो फोकल लेंथ तुम्हारी पॉजिटिव में आनी चाहिए बेटा। कितनी आई? पॉजिटिव आई थी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आई है। और यस सर। तो अब बताओ, नया वाला कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन बताओ ज़रा? मिरर की तो चेंज नहीं होगी, मिरर की तो भाई हम लोगों ने निकाली थी, -2 थी। इस वाली की कितनी आ गई? पुट करो F/F+U। एक तो इतना खतरनाक आंसर बता रहा है ये 35/2। तो F की जगह 35/2 अपॉन F+U, यानी 35/2, U की जगह -20। बेटा इसका आंसर बताना ज़रा निकाल के, कितना आया मैग्निफिकेशन? सर जो टोटल फाइनल M2 आएगा वो 7 आएगा। M2 7 आ रहा है तुम्हारा? अच्छा, यस सर। तो अगर मेरे को ये M2 7 मिल गया, सर हाँ, ये मिरर मतलब -7 है ये वाला। -7 आ रहा है। हाँ -7, -7। हाँ ठीक है, ठीक है, -7 है। अच्छा ये -7 है, इसकी वजह से -7 आ गया, इसकी वजह से -2 था, मिरर वाला चेंज नहीं हुआ था। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? +14 मिलेगा। यस सर। और पहले पिछले सेटअप में कितना मिला था? M1 था सर -2, 2। और ये था -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में +2, तो अब M2/M1 7 आ जाएगा, है ना? यस सर। दैट इज करेक्ट आंसर बेटा। बेटा समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का फायदा क्या हुआ? तुमने कौन सी नई चीज लगा ली बेटा? तुमने कोई नई चीज नहीं लगाई। तुम्हें हाँ, कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट गेन हो गए कि कभी भी मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई करते चलते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है कि लेंस मेकर फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते हैं तो क्या होता है। बेटा एक क्वेश्चन और करोगे? जी सर। बेटा आप लोग की सबकी फॉर्मूला लिस्ट बनी हुई है ना?
अगर किसी बच्चे की रीऑप्टिक्स की फॉर्मूला लिस्ट नहीं है तो बेटा प्लीज बना लो। उसके बाद सिर्फ अनसॉल्व्ड 20 से 25 क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे, वो आपको कॉन्सेप्चुअली लाके खड़ा कर देगा कि नहीं सर मुझे आता है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रखते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं। बेटा तुम लोग को ये विजिबल है कि मैं पढ़ दूं इसको? बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर इन ए लेक। मतलब एक बॉल को वाटर से मतलब लेक के ऊपर 20 मीटर से गिराया जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। एक मछली इनसाइड द लेक है इन द लाइन ऑफ फॉल ऑफ द बॉल at an instant when the ball is 12.8 meter above the water. The fish see the speed of the ball as। बेटा जिनको क्वेश्चन थोड़ा सा, ये लेक है, 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। जब ये 12.8 मीटर हाइट पे था यहाँ से, तो इसने एक वेलोसिटी गेन कर ली होगी यू। इसी लाइन में एक मछली है, मछली को ये स्पीड कितनी दिख रही होगी, अपेरेंट स्पीड कितनी दिख रही होगी? आपका आंसर है 9, 12, 16, 21.333। जी को लेना है हमें, जी को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा बताओ। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहा है तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट में होता है, जैसे अपेरेंट डेप्थ या उससे रिलेट कर सकते हो तुम। सर 9 आ रहा है। बेटा ये सारे बच्चों का 9 आ रहा है? बेटा बाकी बच्चे आंसर बता दो। बेटा आई कैन सी आंसर्स। शिवांशी का भी 9 आ रहा है। बेटा क्या सारे बच्चों का 9 आ रहा है? सर बस एक मिनट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3। बेटा क्लास के नोट्स एक बार प्लीज रिफर कर लो बेटा। अच्छा आप लोगों को क्या सिखाया गया बेटा ये बताओ। ये ऑब्जेक्ट हाइट है। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है तो मछली को इसकी अपेरेंट हाइट और ऊपर दिखती है, हाँ या ना, याद आया?
मान लो ये एपेरेंट हाइट है और ये एक्चुअल हाइट है। एपेरेंट हाइट अपॉन एक्चुअल हाइट हमेशा म्यू यानी 4/3 के बराबर होगी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो dh by dt इज एपेरेंट वेलोसिटी अपॉन dh by dt आपका बेटा यही रेशियो 4/3 का वो लोग रखेंगे आपस में, क्योंकि हमेशा इन दोनों में रेशियो रहेगा। तो हमको क्या निकालना है? एज द फिश सीज। बेटा यू कितनी आ गई थी ये बताओ, यू की वैल्यू कितनी है? अगर u की वैल्यू 12 आ रही है अर्चना बेटा आपका आंसर कितना आ रहा है? 16 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, तुम्हारा u कितना निकला है बेटा? सर 12। अच्छा u तुम लोग का 12 आ गया। अब मुझे बताओ एपेरेंट वेलोसिटी dh by dt कितना आ जाएगा? कितना मुश्किल है, 4/3 इंटू एक्चुअल वेलोसिटी है dh by dt, ये स्मॉल वाली, ये तुम लोग की 12 आई है। अब तुम बोलो ये भी कैलकुलेशन करके रखे तो बेटा फिर फायदा ही क्या होगा? 12 क्या बेटा? सो तो 12.8 है ना? अरे पगले स्पीड पूछ रहा हूँ मैं, ये अच्छा हाइट सॉरी। 12.8 है ना बेटा। यस भी बताऊं क्या बेटा कि 20 मीटर से फॉल किया है तो कितनी देर में? हाँ यस यस सर, मुझे लगा वो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, देखो अगर तुम लोग ये सब बेसिक फॉर्मूले याद नहीं रखोगे ये तो क्लास 9-10 के रिवीजन में मिल जाते हैं तुमको, कि अगर एक बंदा बाहर खड़ा रहता है उसको जो ये डेप्थ है d, उसको ये थोड़ा ऊपर दिखता है स्मॉल d एपेरेंट डेप्थ, तो d बाई डी इक्वल टू म्यू होता था, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव वाला। और वाइसे वर्सा अगर एक मछली नीचे अंदर है उसको अगर h हाइट वाली चीज कैपिटल h पे दिखती है ऊपर, और यहाँ पे भी कैपिटल h बाई एच इक्वल टू म्यू। ठीक है बेटा मैं लेक्चर क्लोज करूँ? थैंक यू सर। मैं आप लोगों से Thank you, sir. रिकॉर्डिंग शेयर कर दे रहा हूँ। प्लीज बेटा आप एक बार ये देखना कि क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा रखना पड़ता है, बस थोड़ा सा पेशेंस की बात रहती है।